इस पर क्या कुछ कहेंगे, आपकी टिप्पणी। और बहुत महत्वपूर्ण है कि अब चूंकि आज 10 तारीख है, 3 दिन बाद झारखंड में चुनाव है और 43 सीटों पे है। उससे पहले झारखंड कहां है, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये तेवर, इस पर क्या कहेंगे। जी, शुक्रिया राजीव जी। बात तो झारखंड से ही शुरू होनी चाहिए और चंपई चाचा से ही शुरू होनी चाहिए। चंपई चाचा, इनको इसी नाम से कल्पना सोरेन भी बुलाती रही, हेमंत सोरेन भी बुलाते रहे और दूसरे तमाम लोग भी बुलाते रहे। ये एक तरह से वो उल्टा चश्मा वाले चंपक चंपक चाचा की भी याद दिलाती है। भाई उल्टा चश्मा में किसी की मजाल है, जेठालाल को जेठालाल बुला दे ठीक है, लेकिन जेठालाल के पिता को कोई चंपक बोल के बोल सकता है, वही चंपक। लेकिन आज हमने दृश्य देखा कि बाबूलाल को भी, बाबूलाल आगे आ जाओ, माने बेटा को भी कहा बाबूलाल आगे आ जाओ। एक दिनेशानंद थे प्रत्याशी, उनको भी कहा कि दिनेशानंद आगे आ जाओ, और फिर कहा कि चंपई आगे आ जाओ। यानी बाप खुद का बेटे के सामने बाप को इस तरीके से बुलाया गया, न उम्र का लिहाज, न पूर्व मुख्यमंत्री होने का लिहाज, न आदिवासियों के सम्मान का लिहाज। भैया आदिवासियों के सम्मान का मतलब क्या होता है कि आदिवासी में, चलिए बाबूलाल गौर तो नौजवान है, उसको तो बुला सकते हैं, बाबूलाल आगे आओ, आप उम्र में भी बड़े हैं। लेकिन बाबूलाल के पिता सिर्फ उनके पिता नहीं है, एक तो पिता भी है। बड़ी बात है कि बेटे के सामने बाप को एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद में वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनको आप इस तरीके से बुलाते हैं तो ये पूरे आदिवासियों का आप सम्मान नहीं करते हैं, इसका प्रदर्शन होता है। इतनी नफरत, जब बीजेपी के आला नेता इतनी नफरत करेंगे, नफरत में बड़ी आसानी से बोल रहा हूं, कोई ऐसा भी नहीं कि मुझे कठिनाई हो रही बोलने में। भाई एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आप ऐसे बुलाएंगे, चंपई आगे आ जाओ, ये इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने जहां तक सम्मान का सवाल, आदिवासी के सम्मान का सवाल, एक पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान का सवाल, एक बुजुर्ग व्यक्ति के सम्मान का सवाल, किसी भी क्राइटेरिया में आप तौल लीजिए, अमित शाह का ये कॉल, ये बुलाया जाना बिल्कुल निंदनीय है और अक्षम्य भी है, ये क्षमा करने योग्य भी नहीं है। और हमें लगता है कि आदिवासी समुदाय इस बात को बहुत इज्जत से लेगा कि कैसे इसका प्रतिकार किया जाए। तो लोकतंत्र में जो दी जाती है इज्जत, वो इज्जत देंगे, उस हिसाब से देंगे जवाब, ये हम कह रहे हैं। इसके बाद आप पूरे यहां पर हम आते हैं, तुरंत विषय परिवर्तन भी करते हैं कि वो संविधान जो लाल किताब है, भाई लाल किताब का मतलब तो ज्योतिषी वाला लाल किताब भी होता है, वो तो अर्बन नक्सल नहीं होता है। लेकिन यहां पर लाल किताब, संविधान को आप लाल किताब समझ करके, अर्बन नक्सल समझ करके बता रहे हैं। ये तस्वीर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, कार्ल मार्क्स की तस्वीर है, दास कैपिटल है। कलर क्या है इस किताब का? भगवा है। भाई कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट की प्रेरणा तो कार्ल मार्क्स है, उनकी किताब दास कैपिटल है, उसके बाद लेनिन है और तो सब कुछ है। दास कैपिटल में भी कवर पेज भगवा है, तो क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट भगवा में हो गए हैं क्या? ये कलर से, हरा कलर देख करके आप भड़क जाते हैं, लाल कलर देखकर आप भड़क जाते हैं। और लाल हो, हरा हो, जो आस्थावान लोग हैं उनके यहाँ सभी रंग का प्रयोग होता है, देवी देवताओं में, पूजन में, पहनावे में, खासकर हिंदुओं में तो हम तो देखते हैं कि सारी मूर्तियों में सारे रंग के कपड़े और चढ़ावा तमाम चीजें होती हैं। दूसरे धर्म में भी ऐसा ही है, सब में। तो रंग को इस तरीके से पेंट करना कि संविधान को, जो कि प्रतीक है हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र किसके आदेश से चलेगा, वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कुरान भी है, गीता भी है और गुरु ग्रंथ साहिब भी है, वो हमारे देश का संविधान है। उस संविधान को आप अर्बन नक्सल से जोड़ रहे हैं। एक तो अर्बन नक्सल सर
कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कई बार हुआ, सब लोकसभा में बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि देश में कोई अर्बन नक्सल है, और बाहर में आप आकर के चित्कार करते हैं अर्बन नक्सल का। ये जो विडंबना है, ये जो विचित्रता है, ये जो दो मुहापन है, ये सामने आता है इस व्यवहार से। जब नरेंद्र मोदी जी का हमने आपको व्यवहार बताया, अमित शाह जी का हमने आपको व्यवहार बताया, दोनों का व्यवहार दिख रहा है। ये लोग कैसे झारखंड की बेटियों को सामने रख करके इन्होंने जो बातें कही, झारखंड की बेटी को वो ले जाएंगे। वो कौन? मुसलमान। वो कौन? घुसपैठिया। अरे वो बोल करके आप झारखंड की बेटियों को गाली देंगे क्या? वहां भी आप आदिवासियों के प्रति अपनी नफरत का इजहार करते हैं। और राहुल गांधी बहुत सही कहते हैं कि ये तो आदिवासी को आदिवासी नहीं बोल सकते। संविधान निर्माताओं ने हमेशा आदिवासियों को आदिवासी कहा, कभी वनवासी नहीं कहा। लेकिन इन्होंने वनवासी क्रिएट कर दिया, क्योंकि आदिवासियों को देश का सबसे पुराना नागरिक मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो आर्यों को स्थापित करने में लगे रहते हैं, कहते हैं कि सारे जो हिंदुस्तानी आर्य हैं, ये अलग थ्योरी है। लेकिन आदिवासी को आदिवासी नहीं मानेंगे, ये तो उनका अपमान करना होगा। ये बात राहुल गांधी समझाने का प्रयास करते हैं। और ये सारी चीज तो चुनाव के समय में चर्चा में आती है और लोग बात रखते भी हैं। आप देखिए किस तरीके से वो महिलाओं को लेकर के भाषा बोली गई। जो एक सांसद बीजेपी का राज्यसभा का, उसने कहा कि महिला लाडली योजना का की लाभुक महिला अगर कांग्रेस की सभा में दिख जाए तो उसकी तस्वीर ले आना, उससे मैं निपटूंगा, उसकी व्यवस्था तो मैं करूंगा। यानी उस व्यवस्था करने में आप सबक सिखाना समझ लीजिए, निपटना समझ लीजिए, या कुछ भी समझ। अरे फोटो खींचने वाले होते कौन हो तुम? फोटो खींचना बिना मर्जी के ये अपराध है, और आप फोटो खींच के लाने बोल रहे हो भी महिला का। और भी इस आरोप में कि वो कांग्रेस की सभा में गई, इस आरोप में कि उसने सरकारी कोई लाभ लिया। सरकारी लाभ लेना गुनाह है क्या? सरकारी लाभ जो दिया जाता है, कोई नेता अपने बाप के घर से देता है, कोई राजनीतिक पार्टी अपने बाप के घर से देती है। सरकार जनता का पैसा राजकोषीय खजाने में, और उसका एक रेलिवेंट तरीके से, एक प्रोपोर्शनली गरीब लोगों के बीच में एक कल्याण का काम होता है, कल्याणकारी काम है। जनता का पैसा जनता के बीच में, लेकिन उसको जिस तरीके से पेश किया गया है, ये महिलाओं का अपमान है। आप महिला को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन ये तमाम चीजें हो रही हैं, और हमें लगता है कि जनता अब इन चीजों को गंभीरता से लेने लगी है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें छोड़ दी जाएंगी, इसको गंभीरता से जनता ले रही है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो खाली कुर्सियां हमारे बीच दिखाई देती हैं। और यहीं पर खाली कुर्सियां तो हमें हरियाणा में भी दिखाई दे रही थी, नरेंद्र मोदी की सभा में हमने देखी थी। और नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं कि हरियाणा दोहराया जाएगा, तो हमें याद आता है कि हरियाणा में उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश दोहराया जाएगा। और चुनाव आयोग के सामने मध्य प्रदेश और हरियाणा की सैकड़ों बल्कि हजारों शिकायतें पड़ी रह गई, किसी शिकायत का निपटारा नहीं किया गया और चुनाव परिणाम दे दिए गए। हरियाणा में भी वही हुआ, शिकायतों का जिस तरीके से निपटारा किया गया, ईवीएम को लेकर के जो सवाल हुए वैसे ही हुए। तो आप एक बार फिर क्या तंत्र से ही लोकतंत्र को हड़प करना चाहते हैं? ये सवाल, ये धमकी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये कोई बात नहीं बोल रहे, वोट मांगने का तरीका नहीं है, ये धमकी है। तो इस धमकी को भी समझने की जरूरत है। जी राजीव।